नमस्कार, मैं हूं विवेक। और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। तो जब हम एक आम कॉर्पोरेट ऑफिस के बारे में सोचते हैं ना, तो कांच के केबिन और एक बहुत ही सुरक्षित सा प्रोफेशनल माहौल दिमाग में आता है। बिल्कुल एकदम साफ सुथरा और सेफ एनवायरनमेंट। हाँ, लेकिन आज हम जिस विषय की गहराई में जा रहे हैं वो इस पूरे भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देता है। हमारा आज का मिशन है नासिक के एक बीपीओ ऑफिस के मामले को समझना कि कैसे एक नॉर्मल सा ऑफिस कथित रूप से एक आपराधिक सिंडिकेट और उत्पीड़न का केंद्र बन गया है। और ये मामला सिर्फ डराने वाला नहीं है, मतलब ये दिखाता है कि कैसे पूरे सिस्टम को हाईजैक किया जा सकता है। इसमें कंपनी के कुछ टीम लीडरों पर बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। मतलब किस तरह के आरोप? देखिए, कथित तौर पर महिला कर्मचारियों का न सिर्फ यौन उत्पीड़न किया गया और उन्हें ब्लैकमेल किया गया, बल्कि सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उन पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा रोकने दीजिए आप। मतलब काम का भारी दबाव या कोई खराब बॉस होना तो समझ आता है, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कंपनी की पूरी जो हायरार्की होती है ना, उसको ही अपना हथियार बना लिया हो। कोई एक सामान्य ऑफिस को ऐसे सिंडिकेट में कैसे बदल सकता है? तो यहीं पर हमें बीपीओ सेक्टर के काम करने का तरीका समझना होगा। आप देखिए, वहाँ अक्सर नाइट शिफ्ट्स होती हैं और काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। हमेशा टारगेट पूरे करने का प्रेशर रहता है। बिल्कुल। और एक टीम लीडर के हाथ में कर्मचारियों के अप्रेजल और उनके करियर की पूरी कमान होती है। तो जब पावर का इतना ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हो जाता है ना, तो शोषण करने वालों को एक बहुत ही सुरक्षित इकोसिस्टम मिल जाता है। मतलब वो इसी कॉर्पोरेट ढांचे का फायदा उठाते हैं। एकदम सही। वो एक ऐसा डर का माहौल बना देते हैं कि कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। लेकिन एचआर का क्या हुआ? मतलब एचआर डिपार्टमेंट का तो मेन काम ही यही होता है कि कंपनी को और कर्मचारियों को सुरक्षित रखे। क्या इतने बड़े पैमाने पर ये ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण की कोशिशें चल रही थीं और एचआर को कुछ पता ही नहीं चला? असल में यही इस पूरे मामले का सबसे परेशान करने वाला पहलू है। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि शिकायतें नहीं हुई। आरोप यह है कि अंदरूनी एचआर विभाग ने इन गतिविधियों को रोकने की बजाय कथित तौर पर इन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ओह, मतलब उन्होंने आंखें मूंद ली। हाँ, और जब सिस्टम के अंदर आपकी शिकायत सुनने वाले ही उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाए या चुपचाप तमाशा देखते रहें, तो कर्मचारी पूरी तरह से बेबस हो जाते हैं। तो इसका मतलब अंदरूनी सुरक्षा तंत्र पूरी तरह फेल हो चुका था, और शायद इसी वजह से पुलिस को वो तरीका अपनाना पड़ा जो हम अक्सर सिर्फ फिल्मों में देखते हैं, मतलब डमी उम्मीदवारों वाला स्टिंग ऑपरेशन। जी, और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि पुलिस को आखिर ये कदम क्यों उठाना पड़ा। देखिए, जब अंदर के कर्मचारी डरे हुए हों और एचआर कोई एक्शन नहीं ले रहा हो, तो बाहर से कुछ भी साबित करना नामुमकिन है। बिल्कुल, बाहर से इस संगठित रैकेट को पकड़ना बहुत मुश्किल था। इसलिए पुलिस ने अपने डमी कैंडिडेट्स को वहां नौकरी के लिए भेजा। तो जब वो कैंडिडेट सिस्टम का हिस्सा बने, तब उन्हें अंदर की सच्चाई पता चली। हाँ, तब जाकर उन्हें अंदर से वो ठोस सबूत और ब्लैकमेलिंग के पैटर्न मिले, और उसी के आधार पर फिर एफआईआर दर्ज हुई और मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारियां हुईं। और ये गिरफ्तारियां तो बस शुरुआत थी ना, क्योंकि इसके बाद मामले की गंभीरता इतनी बढ़ गई कि एक स्थानीय मुद्दे से सीधा राष्ट्रीय स्तर की जांच में बदल गया। मतलब अब इसमें एनआईए और एटीएस जैसी शीर्ष केंद्रीय एजेंसियां शामिल हो चुकी हैं। हाँ, और इसका कारण बहुत गहरा है, क्योंकि अब बात सिर्फ एक ऑफिस की नहीं रही। तो हालांकि यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं ये एकदम स्पष्ट कर दूं कि हम सिर्फ सामने आए जांच के तथ्यों और दावों पर बात कर रहे हैं। हम किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं और न ही कोई फैसला सुना रहे हैं। हम बस मामले को समझ रहे हैं। लेकिन ये जो कॉर्पोरेट जिहाद का शब्द बार बार सामने आ रहा है, ये आखिर काम कैसे करता है? तो एजेंसियों का मानना है कि ये कोई एक तो लोगों की छिटपुट घटना नहीं थी। जब कट्टरपंथी तत्व ऐसे कॉर्पोरेट स्पेस में घुसपैठ करते हैं, तो वो वहाँ की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। कमजोरियां मतलब जैसे अकेलापन या आर्थिक निर्भरता? बिल्कुल सही। अकेलापन, आर्थिक निर्भरता और टीम लीडर के पद का रुतबा, ये एक पूरे ऑर्गेनाइज नेटवर्क की तरह काम कर रहे थे, जहां कथित तौर पर नौकरी और प्रमोशन का लालच देकर या ब्लैकमेल करके धार्मिक कट्टरपंथ को थोपा जा रहा था। तो एक ऐसा क्षेत्र जो पूरी तरह से सिर्फ बिजनेस और काम पर केंद्रित माना जाता है, वहां ऐसे तत्वों का पनपना राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से तो बहुत ही गंभीर बात है। एकदम, ये सीधा सीधा नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन जाता है। ये सब वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब जिन कॉर्पोरेट पॉलिसियों और सुरक्षा के दावों पर हम इतना आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वो असलियत में कितने खोखले हो सकते हैं, ये बात डराती है। सही कहा।
ये पूरी घटना उस बुनियादी कॉर्पोरेट ढांचे की ही पोल खोल कर रख देती है। ये चर्चा एक बहुत बड़ा सोचने वाला सवाल छोड़ जाती है। आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया में जहां काम करने की जगह पर सुरक्षा और पॉलिसियों के इतने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, क्या हमारी मौजूदा शिकायत निवारण प्रणालियां वास्तव में कर्मचारियों की रक्षा कर पा रही हैं, या फिर हमें इस पूरे सिस्टम को सिरे से बदलने की जरूरत है ताकि कोई भी अपराधी कंपनी की पॉलिसियों की आड़ में अपना सिंडिकेट ना चला सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।